हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तेजल और आप मेरी ही आवाज़ में मेरी लिखी हुई ये कहानी सुन रहे हैं जिसका नाम है रिबर्थ ऑफ माय सुपरस्टार फियांसे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपनों से धोखा। एक लड़की बड़े से बेडरूम में बेड पर अधमरी हालत में लेटी हुई थी। उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे और कुछ चोट के ऊपर तो खून भी सूख चुका था। इससे ये पता चल रहा था कि वो थोड़ी पुरानी है, पर कुछ चोट के निशान ताजे थे जिनमें से अभी भी खून निकल रहा था। उस लड़की का ड्रेस भी बहुत जगह फटा हुआ था और उसकी ऐसी हालत देखकर ये भी साफ पता चल रहा था कि उसके साथ बिना उसकी मर्जी के बहुत कुछ हुआ है। तभी हल्की सी हलचल करते हुए उस लड़की की आंखें खुल जाती है और उसके मुंह से धीमे से निकलता है, पानी। पर उस रूम में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो बहुत हिम्मत करते हुए बेड पर उठकर बैठ जाती है। बेड के साइड में एक टेबल था जिस पर एक पानी का ग्लास रखा हुआ था। वो लड़की साइड के टेबल पर रखे हुए ग्लास को जैसे तैसे करके उठाकर पानी पीने लगती है। वो लड़की पानी पी ही रही थी कि तभी उस रूम का दरवाजा बाहर से खुलता है और एक लड़का खाने की प्लेट लिए उस रूम के अंदर आ जाता है। पर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो लड़की बहुत डर जाती है, जिस वजह से उसके हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास नीचे गिर जाता है और जमीन पर गिरकर वो ग्लास कई टुकड़ों में टूट जाता है। उस ग्लास को नीचे गिरकर टूटता देखकर वो लड़का जो अंदर आया था उसके चेहरे पे गुस्सा नजर आने लगता है और उसने उसी गुस्से के साथ उस लड़की पर चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, ये क्या कर दिया तूने? एक छोटा सा ग्लास भी तुझसे संभाला नहीं जाता। अब ये सब मुझे ही साफ करना होगा, पर इस ग्लास को तोड़ने के लिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। ये कहते हुए वो लड़का अपने हाथ में पकड़ी खाने की प्लेट नीचे रख देता है। फिर उस ग्लास के टूटे हुए एक कांच को उठाकर वो उस लड़की के पास आने लगता है। वो लड़की उस लड़के की बात सुनकर और उस कांच के टुकड़े को हाथ में पकड़े उस लड़के को अपने पास आता देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और रोते हुए ही उसने उस लड़के से कहा, अजीत नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। वो घबरा कर मेरे हाथ से ग्लास नीचे गिर गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो लड़का जिसका नाम अजीत है उसने कुटिल तरीके से हंसते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी शिदा, तुम बहुत भोली हो और यही तुम्हारी बात मुझे बहुत पसंद आती है, पर मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। तू तो मेरी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है और अभी मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तुमसे बहुत सारे सोने के अंडे चाहिए। ये कहते हुए अजीत श्रीदा के पास पहुंच चुका था और उसने अपने हाथ में पकड़े कांच के टुकड़े को देखते हुए आगे श्रीदा से कहा, और हाँ, इस ग्लास को तोड़ने के लिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। ये कहते हुए अजीत ने श्रीदा के चेहरे को अपने एक हाथ से कस के पकड़ लिया और उस कांच का इस्तेमाल करते हुए उसने श्रीदा के चेहरे पे एक गहरा कट मार दिया। उस कट के लगते ही श्रीदा जोर से चिल्लाने लगी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। पहले से ही वो बहुत कमजोर हो चुकी थी और वो दर्द इतना था कि वो सह ही नहीं पाई और बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते ही अजीत ने उस कांच के टुकड़े को नीचे फेंक दिया और श्रीदा के चेहरे को देखा। श्रीदा के चेहरे के उस जख्म से बहुत खून निकल रहा था, जिसे देखकर अजीत के चेहरे पे एक बड़ी सी खतरनाक स्माइल आ जाती है और वो वैसे ही स्माइल करते हुए उस रूम से बाहर चला जाता है। उस रूम से बाहर आते ही अजीत को बाहर सोफे पर एक लड़की बैठी दिखाई देती है। उस लड़की को देखते ही अजीत के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उसने उस लड़की से कहा, सारा, तुम यहाँ सोफे पर क्यों बैठी हो? अपने रूम में जाकर आराम करो। कल रात तुम बहुत देर तक काम करके घर आई थी। तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। अजीत की बात सुनकर सारा ने उससे कहा, मैं आराम ही कर रही थी, पर अचानक मुझे श्रीदा के चिल्लाने की आवाज आई, जिससे मेरी नींद टूट गई और फिर मैं यहाँ बाहर आकर बैठ गई। सारा की बात सुनकर अजीत ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी सारा ने अजीत से पूछा, क्या हुआ है? वो श्रीदा इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही थी?
सारा का सवाल सुनकर अजित स्माइल करते हुए एक साइड में जाकर सोफे पर बैठ जाता है। फिर उसने सारा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम खुद ही जाकर देख क्यों नहीं लेती कि वो क्यों चिल्लाई थी? अजित की बात सुनकर सारा क्यूरियस होकर अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और वो श्रिदा के रूम की तरफ जाने लगी। सारा जैसे ही श्रिदा के रूम में आती है वैसे ही वो अचानक हैरान हो जाती है, पर कुछ ही पल बाद उसके होठों पे बड़ी सी स्माइल आ गई। श्रिदा के चेहरे पे वो कट देखकर उसके दिल को जैसे ठंडी सी राहत मिल गई थी, क्योंकि कल जब वो अपना काम खत्म करके घर आई थी तब उसे पता चला था कि अजित ने फिर से श्रिदा के साथ रात गुजारी थी, जिसे सुनकर उसे बहुत तेज गुस्सा आया था। पर आज जब उसने श्रिदा के चेहरे पे अजित के दिए हुए घाव को देखा तो उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी, और कल से जो गुस्सा उसके दिल में था वो भी अब थोड़ा कम हो गया था। वो वैसे ही स्माइल करते हुए श्रिदा के रूम से बाहर आ जाती है और अजित के गले लगते हुए कहती है, आई लव यू बेबी। कल रात को जब मुझे पता चला कि तुम फिर से अपनी सो कॉल्ड बीबी श्रिदा के साथ हम बिस्तर हुए तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पर अब तुम्हारी बीबी के चेहरे पे तुम्हारे दिए हुए घाव को देखकर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहते हुए सारा अजित के गोद में जाकर बैठ जाती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। वही सारा की बात सुनकर अजित ने भी सारा के कमर को सहलाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए ही मैंने उसके चेहरे पे वो घाव किया है। अजित की बात सुनकर सारा मुस्कुराने लगती है। तभी उसने कुछ सोचकर अजित से कहा, बेबी तुम्हारी बीबी श्रिदा को हमारा पूरा प्लान पता चल चुका है। अब मुझे लगता है कि हमें उसे जल्द से जल्द हमारे रास्ते से हटाना होगा, वरना हम बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। सारा की बात सुनकर अजित ने उसके होठों को एक हाथ से छूते हुए कहा, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, इसलिए मैंने कुछ सोचा है और अपने वकील नीरज से बात कर ली है। हम दोनों ने मिलकर एक बहुत बढ़िया प्लान बनाया है और हम आज रात को ही उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। उसके बाद फिर श्रिदा की पूरी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और उसके बाद तुम भी हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। ये कहकर अजित जोर जोर से हंसने लगता है। कुछ देर तक हंसने के बाद वो धीरे से सारा के होठों पे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद श्रिदा के रूम में श्रिदा की आंखें धीरे धीरे खुलती है, पर आंखें खुलते ही उसे अपने चेहरे पे तेज दर्द महसूस होता है। उस दर्द के महसूस होते ही श्रिदा को थोड़ी देर पहले की सब बातें याद आने लगती है और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वैसे ही जैसे तैसे करके बेड से खड़ी हो जाती है। उसे अपने पैरों पे खड़े होने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी खुद को संभालते हुए वो उस रूम में रखे आईने के सामने जाकर खुद को आईने में देखती है। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके चेहरे पे जो थोड़ी देर पहले अजित ने घाव दिया था वो उसके चेहरे पे बहुत ही बदसूरत दिख रहा था, जिसे देखकर श्रिदा अंदर तक टूट जाती है और वही नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। आज उसे अपनी बेवकूफियों पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सिर्फ उसकी बेवकूफियों की वजह से ही आज उसकी ये हालत बन गई थी, जिसे वो अब चाह कर भी सुधार नहीं सकती थी। श्रिदा एक अनाथ लड़की थी जो कि एक अनाथालय में पलकर बड़ी हुई थी। अजित भी अनाथ था और वो भी श्रिदा के साथ ही बड़ा हुआ था। श्रिदा और अजित दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को अच्छे से समझने भी लगे थे। अनाथ होते हुए भी श्रिदा और अजित के दोनों के सपने बहुत बड़े थे। अजित बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना चाहता था और श्रिदा भी एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती थी। श्रिदा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, उसी के साथ वो बहुत टैलेंटेड भी थी। साथ में श्रिदा के नसीब ने भी हमेशा उसका साथ दिया था, जिस वजह से श्रिदा बहुत ही जल्द इंडिया की फेमस ए लिस्ट एक्ट्रेस बन गई थी। पर अजित के नसीब ने कभी उसका साथ नहीं दिया था, इसलिए वो सिर्फ एक साधारण से डायरेक्टर का जूनियर असिस्टेंट बन के रह गया था। पर श्रिदा दिल की बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने अजित को एक सच्चा दोस्त समझ कर उसे एक डायरेक्टर बनने में
बहुत हेल्प की थी। यहाँ तक कि अजित की डायरेक्ट की हुई पहली मूवी में श्रीदा ने खुद बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया था। साथ में बिना एक भी पैसा लिए उसने अजित के पहली मूवी में मेन लीड का काम भी किया था, जिस वजह से अजित की पहली डायरेक्ट की हुई मूवी सुपरहिट हो गई थी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अजित का नाम डायरेक्टरों में गिना जाने लगा था। ऐसे ही अजित के डायरेक्ट की गई और कुछ मूवी में भी श्रीदा ने काम किया था, जिस वजह से वो भी पर्दे पर बहुत हिट रही थी और फिर अजित का नाम फेमस डायरेक्टरों में गिना जाने लगा था। पर कहते हैं ना, कब इंसान की नीयत बिगड़ जाए इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। ऐसा ही कुछ अजित के साथ हुआ था। ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद उसकी नीयत भी बिगड़ गई थी। और फिर क्या, उसने श्रीदा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। शादी के बाद श्रीदा के नाम का और उसके कमाए हुए पैसों का अजित ने बहुत इस्तेमाल किया और अपने करियर को और ऊंचाइयों तक ले जाने लगा। पर शादी के 1 साल बाद ही श्रीदा को अजित की असलियत पता चल गई और उसने गुस्से में आकर अजित को जोर का थप्पड़ मार दिया और उसे ये भी धमकी दे दी कि वो उसका करियर बर्बाद कर देगी। तब से ही, यानी लगभग 4 महीनों से वो इस रूम में कैद थी। हर दिन अजित उसके शरीर के साथ खेलता और उसे बहुत टॉर्चर किया करता था। आज अपने अतीत की सब बातें याद करते हुए श्रीदा के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। श्रीदा अपने बेवकूफियों पे रो ही रही थी कि तभी अजित उसके रूम में आता है। उसके साथ सारा भी थी। जब वो दोनों श्रीदा को ऐसे रोते हुए देखते हैं तो उन दोनों के चेहरों पे भी स्माइल आ जाती है। तभी अजित ने हंसते हुए कहा, श्रीदा, अब रोने का क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया है। पर हाँ, अगर तुम उस दिन हमारा सच नहीं जानती तो शायद आज तुम्हारा ऐसा हाल नहीं हुआ होता। अजित की ये बात सुनकर श्रीदा ने अपनी नजर उठाकर अजित और सारा की तरफ देखा और उन दोनों को साथ में देखकर श्रीदा को फिर से अपनी बेवकूफियों पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि श्रीदा सारा को एक सच्चा दोस्त मानती थी और आज उसी के सच्चे दोस्त ने उसी के पति के साथ मिलके उसे इतना बड़ा धोखा दिया था, जिसे चाहकर भी श्रीदा भूल नहीं सकती थी। तभी उसने सारा और अजित से कहा, आखिर तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने हमेशा तुम दोनों को अपना माना। तुम दोनों ने ही मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया। श्रीदा की बात सुनकर सारा ने हंसते हुए कहा, श्रीदा, तुम बहुत बेवकूफ हो, इसलिए आज तुम्हारी ये हालत है। और एक बात, तुमसे शादी करने से पहले ही मैं और अजित एक रिलेशनशिप में थे। बस हमें तुमसे पैसे और कनेक्शन चाहिए थे, इसलिए हम दोनों ने ये सब कुछ किया। पर तुम भी बहुत बेवकूफ थी, अपने आप ही हमारे जाल में फंस गई, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये कहते हुए सारा फिर से जोर जोर से हंसने लगी। वही सारा की सब बातें सुनकर श्रीदा को अब और ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि आखिर क्यों उसने आंखें बंद किए उन दोनों पर भरोसा किया। पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी सिवाय अपने बेवकूफियों पर रोने के। तभी अजित ने सारा की तरफ देखकर कहा, चलो सारा बेबी, हमें क्लब में जाना है और उसके बाद हमें तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। ये कहते हुए वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अजित और सारा के जाने के बाद श्रीदा वैसे ही बैठे बहुत देर तक रोती रहती है। पर थोड़ी देर बाद उसने अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहा, नहीं, मैं इसे हार नहीं मानूंगी, उन दोनों से मैं बदला लेकर रहूंगी। ये कहते हुए वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। पर खड़े होते ही उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। पर फिर भी जैसे तैसे करके वो खुद को संभाल कर उस रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और उसकी पहली कोशिश में ही दरवाजा खुल जाता है। पहली ही कोशिश में दरवाजा खुलता देखकर श्रीदा को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से अजित हमेशा ध्यान से उस दरवाजे को बाहर से बंद किया करता था। पर आज ऐसे ही उस दरवाजे को खुला देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। पर उसने सोचा कि शायद आज क्लब जाने की खुशी में और सारा की बर्थडे की पार्टी की वजह से अजित दरवाजा बंद करना भूल गया होगा, इसीलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से उस रूम से बाहर निकलकर वो
इस घर के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। वो जल्द से जल्द पुलिस थाने जाकर सारा और अजित की कंप्लेंट करना चाहती थी, और वैसे भी पुलिस के अलावा उसकी मदद इस वक्त कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका अपना कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था जो कि इस वक्त इस हाल में उसकी मदद कर सकता था। इसलिए वो जल्दी जल्दी बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगी। वैसे ये घर भी उसका ही था। जब उसे अपने करियर में सक्सेस मिला था तब उसने अपने कमाई हुए पैसों से ये घर खरीदा था, इसलिए इस घर का कोना कोना उसे पता था। इसलिए वो जल्दी से बाहर जाने वाले रास्ते को चेक करने लगी, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे कोई दरवाजा खुला नहीं दिखा, इसलिए वो फिर से मायूस हो गई। पर तभी उसकी नजर एक विंडो पर गई जो उसने अभी तक चेक नहीं की थी, इसलिए वो जल्दी से जाकर उस विंडो को चेक करती है। जैसे ही श्रीदा उस विंडो को चेक करती है तो वो विंडो अचानक खुल जाती है। ये देखकर श्रीदा बिना कुछ सोचे उस विंडो से बाहर कूद जाती है। उसने पहले ही घर में रखी अपने एक कार की चाबी उठा ली थी, इसलिए विंडो से घर से बाहर आते ही वो जल्दी से अपनी उस कार के पास जाती है और जल्दी से उसे अनलॉक करके उस कार में बैठ जाती है और जल्दी से कार स्टार्ट कर देती है और बिना देरी किए वो जल्दी से बाहर निकल जाती है। जैसे ही श्रीदा कार लेकर निकल जाती है वैसे ही अजित और सारा जो कब से झाड़ियों में छुपे हुए थे वो बाहर आते हैं और एक दूसरे को स्माइल करते हुए देखते हैं। सारा ने फिर जल्दी से अजित से कहा, जल्दी से कॉल करके उसे बता दो कि श्रीदा कार लेकर घर से निकल चुकी है। सारा की बात सुनकर अजित भी जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और एक नंबर डायल करके कहता है, वो यहाँ से निकल चुकी है, अब तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा, पर याद रखना इसमें मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए, और आगे जाकर भी कभी किसी को मुझ पर शक हुआ तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, और जो डील हमारे बीच हुई थी उस मुताबिक मुझे मेरे अकाउंट में सारे पैसे जल्दी से मिल जाने चाहिए। इतना कहने के बाद अजित ने कॉल काटकर सारा से कहा, बस अब खुशखबरी मिलने की देर है, जो कि हमें थोड़ी देर में मिल ही जाएगी। ये बात कहकर अजित जोर जोर से हंसने लगा। वही सारा भी अजित के साथ हंसने लगी। वही दूसरी ओर श्रीदा अपने खिलाफ बुने हुए अजित और सारा के जाल से अभी अनजान थी, इसीलिए वो बहुत स्पीड के साथ कार चला रही थी। उसे जल्द से जल्द पुलिस थाने पहुंचना था। थोड़ी ही देर में श्रीदा अपने उस घर से बहुत दूर आ गई थी। वो अब जिस रास्ते पर थी वो थोड़ा सुनसान रास्ता था, इसलिए उस जगह पर ना के बराबर कार और इंसान नजर आ रहे थे। पर अचानक कार चलाते हुए श्रीदा को समझ आया कि वो जो कार चला रही है उसके ब्रेक फेल हो गए हैं, और जैसे ही उसे इस बात का पता चला वैसे ही उसे थोड़ी देर पहले की सब बातें याद आने लगी और वो समझ गई कि वो फिर से अजित और सारा के जाल में फंस चुकी है। ये समझ आते ही उसने जोर से अपने दोनों हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर कस ली और गुस्से में खुद से कहा, बस मैं इस बार इस मुसीबत से बाहर निकल जाऊं, तब मैं उन दोनों से अपना बदला जरूर लूंगी। ये कहते हुए वो जैसे तैसे करके अपनी कार को संभालने लगती है। पर अफसोस इस बार भी उसका नसीब उसके साथ नहीं था, क्योंकि उसके कार के ठीक सामने से भी एक कार बहुत तेज स्पीड के साथ आ रही थी, जो देखकर अब श्रीदा के चेहरे पे डर साफ नजर आ रहा था। पर उसे कुछ समझने से पहले ही वो दोनों कार एक दूसरे से जाकर टकरा गई और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या श्रीदा उस एक्सीडेंट के बीच कभी बच पाएगी, और क्या वो अपना बदला अजित और सारा से ले पाएगी? ये जानने के लिए इस कहानी को जरूर सुनिए, जिसका नाम है रिबर्थ ऑफ माई सुपरस्टार फियांसे, सिर्फ और सिर्फ मेरे यानी तेजल के साथ।